और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक के दौरान उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और अन्य कई टेक सीईओ शामिल हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम केपी ओली, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। राष्ट्रपति अब्बास के साथ बैठक में मोदी ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इजरायल और गाजा के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। उन्होंने जंग में सीज फायर और इजरायली बंधकों की वापसी के बाद बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की बात कही। इसके अलावा नेपाली पीएम केपी ओली ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी बैठक काफी ज्यादा अच्छी रही है और इसलिए इस बैठक की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के बिजनेस लीडर से मुलाकात, जहां हॉलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्णा पी सिंह के साथ बैठक करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात की तस्वीर, नेपाल के पीएम ओली के साथ चर्चा करते हुए तस्वीर और साथ ही कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की ये बेहद खास तस्वीर। अपने अमेरिका दौरे के दौरान ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई अपने आप में बेहद खास रही, क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चर्चा की गई है। सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है राउंड टेबल बैठक। अमेरिका के बिजनेस लीडर्स के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। उसके बाद सीईओ हॉलटेक में ये बैठक हुई, जहां कृष्णा वीपी सिंह के साथ में बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। केपी ओली के साथ में चर्चा करते नजर आए। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। महमूद अब्बास से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ यानी कि मुलाकात हुई है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ भी मुलाकात की। और इसलिए हम कहते हैं कि जब जब इस तरह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है तो काफी सकारात्मक तस्वीरें इस दौरे के बाद में निकल के आती है। और वही सकारात्मक तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हर एक मुलाकात काफी ज्यादा पॉजिटिव रही है। जो एक भरोसा देख रहा हूं, ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है, क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात बताते हैं बदलती हुई दुनिया के विषय में और भारत की संभावनाओं के विषय में, तब भारत में भी एक नीति निर्धारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कुछ चीज़ों का सुझाव भी आपने दिया है, मेरी टीम ने सारी चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और जिसका भविष्य भी आपको अनुमानित है, और तब आपके सुझाव आते हैं, वो सुझाव बड़े वैल्यूएबल होते हैं। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा, लेकिन उस महत्वपूर्ण बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ, उसको बहुत बड़ा स्वाद देता हूँ। एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी
मैं समझता हूँ किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है, और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत एक लोग हैं जिनका भारत के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है, और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और उस कंपैरिजन में भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी, और इस अर्थ में मैं इसको बड़ा महत्व मानता हूं। Initiative on critical and emerging technology, ISET इंक्लूसिव इनोवेशन के लिए हमारे साझा कमिटमेंट का प्रतीक है। आप में से कई साथियों से मैं पहले भी मिला हूं। भारत आपकी ग्रोथ स्टोरी से फैमिलियर है और हम उस पर टच भी करते हैं। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है, और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे, और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे, तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि आज हम हाईएस्ट ग्रो करने वाले लोग हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तेजी से ग्रो करेगी, तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है, और जो आज आप देख भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है। इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है, और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल के मेरे कार्यकाल को, और शायद इसी के कारण हमें फिर से एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी, उसमें हम आग्रही हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहां काम करना चाहता है
उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है और हम उस दिशा में ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है। तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप की और सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है। सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है। भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही में हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप में से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं और मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं।